हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या निरपेक्ष विन्यास। जैसा कि हम जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डीएल कॉन्फ़िगरेशन, या उसको हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, जिसमें हम ग्लिसरैल्डिहाइड एक स्टैंडर्ड लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में सभी ऑप्टिकल आइसोमर्स का नाम देते हैं। यहाँ आज हम जो पढ़ेंगे वो है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन या निरपेक्ष विन्यास। इसको हम आरएस नॉमेनक्लेचर सिस्टम भी बोलते हैं। निरपेक्ष विन्यास में हम सभी ऑप्टिकल आइसोमर्स का नाम दे सकते हैं और उनका विन्यास पता कर सकते हैं, चाहे वो ग्लिसरैल्डिहाइड से रिलेटेड हो या नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे यौगिकों का भी जो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत पहले चलता था। आजकल जो सिस्टम चलता है वो आरएस नॉमेनक्लेचर चलता है, जिससे हम ऐसे ऑर्गेनिक ऑप्टिकल आइसोमर्स का भी नाम दे सकते हैं जो ग्लिसरैल्डिहाइड से रिलेटेड नहीं हो। तो इसमें आरएस सिस्टम जो है ये सबसे पहले किसने दिया था? कैन इट ऑल। मेन साइंटिस्ट था कैन और इनके साथ और भी थे, तो इसको हम बोलते हैं कैन इट ऑल। ठीक है, इसमें जो आर और एस शब्द हैं ये लैटिन वर्ड्स हैं, लैटिन भाषा के शब्द हैं। आर मतलब होता है रेक्टस, लैटिन में रेक्टस का मतलब है राइट, और एस का मतलब होता है सिनिस्टर, और सिनिस्टर लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लेफ्ट। ठीक है, तो ये आर और एस जो है वो यहाँ पे यूज़ होता है और हम सभी ऑप्टिकल आइसोमर्स के इससे नाम दे सकते हैं। तो इसमें आरएस नॉमेनक्लेचर में कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल्स हम पढ़ते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी असममित कार्बन होता है, आप जानते हैं असममित कार्बन कैसा होता है, जिसके चारों तरफ चार भिन्न समूह जुड़े हुए हों। ठीक है, तो ऐसे असममित कार्बन के जो चार समूह हैं, सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग किस बेसिस पे करते हैं? तो फर्स्ट रूल क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग। जो चार प्रतिस्थापित चार एटम्स या चार समूह कार्बन से जुड़े हुए हैं उनकी हम नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करते हैं? अकॉर्डिंग टू एक रूल होता है सीक्वेंस रूल। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल, या इसको हम बोलते हैं कैन इनगोल्ड प्रीलॉग, या शॉर्ट में CIP रूल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये सीक्वेंस रूल या कैन इनगोल्ड प्रीलॉग को शॉर्ट में CIP करके हम CIP रूल बोलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आरएस नॉमेनक्लेचर में है वो है कि हम इन चार जो समूह या परमाणु जुड़े हुए हैं असममित कार्बन से, उनको सबसे पहले हम उनकी नंबरिंग करते हैं। और नंबरिंग या प्रायोरिटी जो देते हैं ग्रुप्स को, वो एक रूल के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस रूल या कैन इनगोल्ड प्रीलॉग या CIP रूल। तो सबसे पहले हम इस फर्स्ट पॉइंट के लिए हमको CIP रूल पता होना चाहिए। तो पहले हम CIP रूल देखते हैं क्या होता है। सीक्वेंस रूल या CIP रूल। CIP रूल क्या होता है? इसमें भी 3-4 पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? जब किसी कार्बन के चारों तरफ चार भिन्न समूह जुड़े हुए हों तो हम उनको डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के क्रम में
पहले अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो एटम्स जो डायरेक्टली असमित कार्बन से जुड़े हुए हैं उनको हम डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के घटते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। ठीक है, एटम्स या ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कैसे? जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हुआ है आई, Br, Cl, H। ठीक है, तो हम इसको घटते हुए एटॉमिक नंबर के क्रम में करेंगे। तो सबसे पहला नंबर आएगा आई का, फिर आएगा Br का, फिर आएगा Cl का, फिर आएगा H का। ठीक है, तो नंबर 1 ये हो जाएगा, नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3 ये हो जाएगा, नंबर 4 ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है उसको सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को नंबर 4 पर रखते हैं। ठीक है, क्लियर है ये रूल। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, ठीक है, 4 समूह जो है उनको हमने घटते हुए परमाणु संख्या के क्रम में रख दिया। दूसरा पॉइंट है, मान लीजिए 4 में से कोई 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें सेम एटम है, तो फिर हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट एटम देखेंगे। ठीक है, जैसे कार्बन है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, if 2 same atoms are attached, then किसको प्रेफरेंस देंगे, प्रेफरेंस इज गिवन टू एटम्स which is attached with to atom of higher atomic number। मतलब उसके बाद वाला एटम देखेंगे हम। ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे हम, जैसे कार्बन है H, CH3, CH2, Cl और Cl, ये 4 चीज़ें जुड़ी हुई है। ठीक है, CH3, CH2, Cl और Cl और H। तो इसमें अगर हम देखें तो 4 में से सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस तो क्लोरीन को मिलेगी, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है। अब दूसरे में जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है वो यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। ठीक है, ये CH3 का C जुड़ा हुआ है कार्बन से, और इसमें भी C जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस कार्बन से जुड़ा हुआ नेक्स्ट एटम देखेंगे और उसका जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो इसमें ये कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है और ये कार्बन हाइड्रोजन से तो जुड़ा है लेकिन साथ में Cl से भी जुड़ा है, तो एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा हो गया, इसलिए इसको प्रेफरेंस मिलेगी। समझ में आया? तो अगर 2 एटम जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं वो सेम है तो फिर हम नेक्स्ट एटम देखेंगे और उस नेक्स्ट एटम में जिसका हायर एटॉमिक नंबर होगा उस ग्रुप को प्रेफरेंस मिलेगी। तो नंबर 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। क्लियर है? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी Cl को मिलेगी। फिर CH2Cl को क्यों मिलेगी? क्योंकि CH2Cl में 2 H है और 1 Cl है, और CH3 में 3 H है। तो ये डायरेक्टली अटैच 2 हाइड्रोजन से है लेकिन 1 क्लोरीन से, और ये तीनों हाइड्रोजन से है, तो एटॉमिक नंबर क्लोरीन का ज़्यादा है और लास्ट प्रेफरेंस होगी हाइड्रोजन की। क्लियर है ये 2 रूल्स? सबसे पहला रूल क्या था, हायर एटॉमिक नंबर
हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाला हम नंबर 1 देते हैं और डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के क्रम में हम इन चारों को नंबरिंग करते हैं। और दूसरा रूल है कि अगर दो सेम एटम्स अटैच्ड हैं कार्बन से तो फिर हम नेक्स्ट एटम को देखेंगे। नेक्स्ट एटम जिस ग्रुप का ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगी। क्लियर है? अब सीक्वेंस रूल में ही तीसरा पॉइंट क्या है, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर द्विबंध या त्रिबंध है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर क्या होगा, तो हम मानेंगे कि वो एटम 2 एटम से या 3 एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे C डबल बॉन्ड O है अगर समूह लगा हुआ, तो इसको हम ऐसे मानेंगे कि ये कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह C ट्रिपल बॉन्ड N होगा तो हम मानेंगे कार्बन इस नाइट्रोजन से जुड़ा, 3 नाइट्रोजन से जुड़ा है। क्लियर है? तो अगर आपके पास ऐसा असममित कार्बन है जिसमें एक कार्बन हो गया, एक CHO समूह हो गया, एक H हो गया इसके पास, एक CH3 हो गया, एक Cl हो गया। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग हम कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट होगा क्लोरीन। सेकंड में अगर हम इन दोनों ग्रुप्स को देखें तो दोनों में एक कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी और उसके बाद CH3 को, फिर H को। क्लियर है? अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम ऐसा मानते हैं कि वो कार्बन 2 ऑक्सीजन से, या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को हम मानते हैं कि ये 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा है? ऑक्सीजन का, इसलिए इसको मिलेगा नंबर 2, इसको मिलेगा नंबर 3 और इसको मिलेगा नंबर 4। ठीक है, तो प्रेफरेंस क्या होगी? Cl, फिर CHO, फिर CH3 और फिर H। ठीक है, तो इस तरह से प्रायोरिटी ऑर्डर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के केस में इस तरह का होगा। क्लियर है? और लास्ट जो CIP रूल का पॉइंट है वो है आइसोटोप्स का। ठीक है, मान लीजिए इफ 2 आइसोटोप्स आर अटैच्ड, कार्बन से 2 आइसोटोप्स जुड़े हैं, तो क्या होगा? आइसोटोप्स का हम जानते हैं एटॉमिक नंबर तो समान होता है, और हमको यहाँ पे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस डिसाइड करनी है, लेकिन क्योंकि दोनों आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर समान होता है तो इसलिए हम यहाँ पे उसको प्रेफरेंस देंगे जो हायर मास नंबर वाला ग्रुप होगा, जिसकी द्रव्यमान संख्या ज़्यादा होगी, एटॉमिक मास या मास नंबर ज़्यादा होगा, वो उसको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, जैसे कार्बन से जुड़ा हुआ है मान लीजिए ड्यूटेरियम, फ्लोरीन, हाइड्रोजन और CH3। ठीक है, तो ड्यूटेरियम आइसोटोप है तो नंबर 1 मिलेगा फ्लोरीन को, नंबर 2 मिलेगा कार्बन को। अब ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन दोनों का एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है, परमाणु संख्या दोनों की 1 है, लेकिन ड्यूटेरियम का एटॉमिक इस तरह से हम लिखते हैं 1H1, और ड्यूटेरियम क्या होगा? एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, मास नंबर अलग होगा, तो ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है तो ड्यूटेरियम को प्रेफरेंस मिलेगी, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंस कैसे होगी? F, CH3, D और H। तो अगर 2 आइसोटोपिक एटम्स हैं तो उस एटम को प्रेफरेंस मिलेगी जिसका मास नंबर ज़्यादा हो। क्लियर है? अब ये 4 रूल्स हमको समझ में आ गए।
तो RS नोमेनक्लेचर में सबसे पहले इस सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग हमको उन चारों असममित कार्बन से जुड़े हुए चारों कार्बन की नंबरिंग करनी है। ठीक है, इन 4 सीक्वेंस रूल को ध्यान में रखते हुए हमको असममित कार्बन से जुड़े हुए चारों कार्बन के चारों ग्रुप्स के की नंबरिंग करनी है। उसके बाद हम उन चारों ग्रुप्स को असममित कार्बन को एक टेट्राहेड्रन की तरह देखेंगे, एक चतुर्भुज की तरह देखेंगे और इस तरह से देखेंगे कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो पीछे की तरफ हो और बाकी तीनों ग्रुप्स आगे की तरफ हमारी तरफ हो। ठीक है, तो कैसे अरेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास है CCl Br I और F। ठीक है, तो इसको हम टेट्राहेड्रन को किस तरह से देखेंगे, ऐसे, यहाँ Cl हो गया, यहाँ Br हो गया, यहाँ I हो गया और यहाँ F हो गया। तो इसको हम इस तरह से देखेंगे, F तो पीछे की तरफ है, बाकी ये तीनों ग्रुप आगे की तरफ है, हमारे आइस की तरफ। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F को हमने पीछे लिख दिया, Cl Br I। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे, फिर नंबरिंग के बाद जो लास्ट प्रायोरिटी वाला है, इसमें नंबरिंग क्या है, 1 2 3 और F है 4 नंबर का। तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला हमको पीछे रखना है और बाकी तीनों को हमको आगे की तरफ रखना है। तो ये आपका दूसरा रूल है। ठीक है, पहला रूल क्या हुआ, सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग, जो हमने CIP के अभी 4 पॉइंट्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग हमको सबको नंबरिंग करनी है। उसके बाद उनको इस तरह से अरेंज करना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला पीछे की तरफ अरेंज हो। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, अब हमको इन ग्रुप्स को इस तरह से देखना है, नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि अगर जब इनकी नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम चले 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, तो हमको क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगी अपने आइस को या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे 1 से हम 2 पे जाएंगे, फिर 2 से 3 पे जाएंगे, 3 से वापस 1 पे जाएंगे, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इन तीनों ग्रुप्स को, एक ग्रुप तो हमने पीछे कर दिया, लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप से अब हमको कोई मतलब नहीं है, बाकी जो 3 ग्रुप्स हैं उनमें हम रोटेशन करके देखते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से वापस 1 पे जाने पर अगर हमका क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन R होता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो कॉन्फ़िगरेशन S कहलाता है। ठीक है, R और S को नाम क्यों दिया हमने, R मतलब होता है राइट, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब हम राइट की तरफ अपनी आइस को रोटेट करेंगे। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज में हम लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे, इसलिए राइट वाला R होता है, और तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है वो राइट डायरेक्शन होता है या R कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है वो S कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। क्लियर है, तो इसको हम एक बार और क्लियरली बना के R और S बना सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 है, CL D और CH3। ठीक है, और H पीछे है। अब इसकी हम नंबरिंग करेंगे पहले। ठीक है, नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर इसका आएगा Cl का, 2 CH3 का आएगा, 3 ड्यूटेरियम का आएगा, हाइड्रोजन का 4 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे नंबरिंग कर दी, 1 इसका होगा, फिर 2 कार्बन का होगा, ड्यूटेरियम और H का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन आइसोटोप है, तो हायर एटॉमिक मास वाला ड्यूटेरियम को प्रेफरेंस दे दी हमने। अब हम रोटेट करके देखेंगे, इसी तरह से मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया
Cl, अब D को हमने इधर लिख दिया, CH3 को इधर लिख दिया और H पीछे, नंबरिंग हो ही रहेगी, 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा। ठीक है, अब हम रोटेट करके देखेंगे, अगर हम आइस 1 से 2, 2 से 3 पे जाएंगे तो क्या होगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से वापस 1, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एस, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो ये एस कॉन्फ़िगरेशन होगा इस कार्बन का। ठीक है, एस कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ये इस असममित कार्बन का। ठीक है, तो इस असममित कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एस होगा। इस केस में हम देखें तो 1 से 2 हम ऐसे जाएंगे, फिर 2 से 3, 3 से 1, तो इसमें हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका क्या होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, तो इस तरह से आरएस सिस्टम में हम नामकरण देते हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसको ग्रुप्स को अरेंज कर लेते हैं, फिर उसको हम सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम उसको इस तरह से टेट्राहेड्रन को इस तरह से लिखते हैं कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप पीछे की तरफ हो, और उसके बाद उन 3, 1 से 2, 2 से 3 में जाने पर अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो आर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो एस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है, लास्ट पॉइंट इसका आरएस नोमेनक्लेचर का है। तो अभी तक हमने उसको टेट्राहेड्रन के रूप में लिखा था, हम असममित कार्बन को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, उसमें क्या होता है, 2 डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इसको हम पेपर पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम इस तरह से एक क्रॉस लिखते हैं और ग्रुप्स को हम ऐसे अरेंज कर लेते हैं, ए बी सी डी। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में हम ग्रुप्स को इंटर कन्वर्जन करके इस तरह से अरेंज करते हैं कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला बॉटम पे आ जाए। ठीक है, हम जानते हैं 2 इंटर कन्वर्जन, अगर हम 2 बार कन्वर्जन कर लेते, इंटरचेंज कर लेते हैं 2 ग्रुप्स को, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। ये हमने डीएल नोमेनक्लेचर में भी पढ़ा था, या फिशर फार्मूला में भी हमने पढ़ा था कि कोई भी 2 ग्रुप्स को इंटरचेंज करने पर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे चारों ग्रुप्स हैं हम उनको इस तरह से इंटर कन्वर्जन करके फिशर फार्मूला इस तरह से बनाएंगे कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला नीचे आ जाए, और फिर हम इसको देखेंगे कि ए से बी, बी से सी जाने पर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे इसमें ए से बी हम ऐसे जाएंगे, बी से सी जाएंगे, सी से डी जाएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज है, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसमें ए से बी ऐसे जाएंगे, बी से सी, सी से डी ऐसे जाएंगे, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्लियर है, तो 4th पॉइंट क्या है कि हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले के रूप में भी असममित कार्बन को लिख सकते हैं, और फिर फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले को हम इस तरह से लिखते हैं कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप सबसे नीचे आ जाए, और फिर हम बाकी तीनों ग्रुप्स में रोटेशन देख लेते हैं, आर है या एस है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसके अकॉर्डिंग उसको आर कॉन्फ़िगरेशन या एस कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है। क्लियर है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, उससे हमको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।